हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा के बारे में। फाइलम निमेटोडा को एस्क हेलमेंथ्स या निमेट हेलमेंथ्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा फाइलम प्लेटाई हेलमेंथ्स। प्लेटी हेलमेंथ्स जो है उसका कॉमन नेम होता है चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म। और निमेटोडा में कौन से आते हैं? राउंड वर्म। तो हेलमेंथ्स का मतलब क्या होता है? वर्म। और निमेटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? राउंड वर्म। यानी निमेटोड या एस्क हेलमेंथ्स में जो मेंबर हैं वो किस प्रकार के हैं? गोल क्रमी प्रकार के होते हैं। इन्हें कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब। जैसे हमारा जो बॉल पेन होता है उसमें बाहर का आवरण होता है और उसके अंदर एक रिफ़ल जाती है। तो हम ये मान लें कि वो अंदर वाली रिफ़ल, जैसे ये है पेन और इसके ये अंदर की साइड में क्या है? रिफ़ल है। अंदर की साइड में रिफ़ल है, ठीक है, सेंटर में। तो जो है, तो अंदर की जो रिफ़ल है उसे हम मान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और बाहर क्या है? देह भित्ति। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज़ एनिमल ट्यूब विद इन ए ट्यूब। अब इसमें है, इसके हम कैरेक्टर्स लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टर्स ले लेंगे। बेसिक कैरेक्टर्स मतलब जो क्लासिफिकेशन का आधार वाले जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया सिलोम किस प्रकार की होती है। तो इन एनिमल्स में स्यूडो सिलोमेट प्रकार के होते हैं, कूट गुहा। तो यहाँ कूट गुहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो गुहा है या सिलोम है वो मीजोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया ये एनिमल है और इसके जो है सेंटर में क्या पाया जाता है? इसके सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और देह भित्ति के बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाएगी? सिलोम। तो ये जो सिलोम है ये मीजोडर्म द्वारा आश्रित नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कूट गुहा। मीजोडर्म है लेकिन वो बीच बीच में कहीं उपस्थित है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये सूडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी तीनों लेयर होती हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। एक्टो, एंडो और मीजोडर्म तीनों लेयर पाई जाती हैं। सिमेट्री कैसी होती है इनमें? बाईलेटरल सिमेट्री। और इनमें कोई विखंडन नहीं होता, कोई उपांग नहीं होते और शुंड भी नहीं होती है। यानी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी में किसी प्रकार के अपेंडेजेस नहीं है। और प्रोबोसस यानी हेड के आगे का जो बाहर निकला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोबोसस। तो इस तरह की कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये कैसा होता है? बेलनाकार होता है और दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर शुरू में हमने ले लिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उनके पॉइंट्स। यानी सिलोम किस प्रकार की है, कोरक जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, समिति किस प्रकार की है, सेगमेंटेशन है या नहीं है ना, और शरीर की संरचना कैसी है? बेलनाकार है, दोनों साइड से पॉइंटेड है। अब हम लेते हैं इसका एक स्टार पॉइंट डाल करके मैंने कैरेक्टर लिखा है, एपिडर्मिस सिंसीशियल प्रकार की होती है। सिंसीशियल का मतलब होता है कि एपिडर्मिस में जो कोशिकाएं हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये जो न्यूक्लियस है ये 4 रज्जु समान रेखाओं में व्यवस्थित रहते हैं। 4 रज्जु समान रेखाओं में व्यवस्थित रहते हैं एपिडर्मिस की कोशिकाओं के न्यूक्लियस। तो ये 4 रज्जु समान रेखाएं कहाँ पर है? मध्य पृष्ठ में, मध्य अधर में और 2 पार्श्व में, ठीक है। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट, जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है एपिडर्मिस में, उसको क्या कहेंगे? सिंसीशियल। तो सिंसीशियल जो है ये निमेटोडा के सदस्यों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम लेते हैं एक एक सिस्टम ले लेंगे। सबसे पहले हमने लिया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने बताया, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक होती है। और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स किस प्रकार की है? मस्क्यूलर फेरिंग्स, पेशीय ग्रसनी। और फेरिंग्स ओपन होती है इंटेस्टाइन में और लास्ट पार्ट होता है रेक्टम एंड देन एनस। तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, यानी माउथ से शुरू होकर एनस में एंड होती है और मुख गुहा में खुलता है। ग्रसनी पेशीय प्रकार की होती है, आंत्र है और मलाशय है। तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लेते हैं इसका मस्क्यूलर सिस्टम।
इन एनिमल्स में केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य पेशीय तंतु पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं पाई जाती हैं। इस कारण से यह गति किस प्रकार करेगा, सिर्फ अधर तल पर और पार्श्व तल पर ही मुड़ पाते हैं। तो ये हो गया इसका मस्कुलर सिस्टम। अब हम लेते हैं इसका परिसंचरण तंत्र और कंकाल। सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें सर्कुलेशन और स्केलेटन के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा इसमें कूट गुहा होती है। कूट गुहा जो आहार नाल और देह भित्ति के बीच में होती है। तो इसमें जो तरल भरा रहता है ये ही जल स्थैतनिक कंकाल की तरह कार्य करता है और यह ही परिसंचरण का कार्य भी करता है, यानी फ्लूइड विच इज़ फिल्ड इन स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम में जो द्रव भरा है वो ही परिसंचरण का कार्य करता है और वो ही स्केलेटल का कार्य करता है। तो हम कहते हैं कि इनमें मिनरलाइज्ड स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है, खनिजीकृत कंकाल नहीं पाया जाता है। शरीर के बाहर की तरफ क्या होता है, क्यूटिकल पाई जाती है। अब हम लेते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, यानी आदान प्रदान सीधा देह की सतह से विसरण विधि के द्वारा होता है। अब हम लेते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एच शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एच शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं रेनिटी सेल्स। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको याद होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स, और निमेटोडा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं रेनिटी सेल्स, जो एच आकृति की होती हैं। तो ये सरल प्रकार का होता है, एक या दो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं और इनमें नाल पाई जाती है और जो एक छिद्र के द्वारा शरीर के अग्रभाग से बाहर खुलती हैं। नेक्स्ट सिस्टम हम लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसमें एक नर्व रिंग पाई जाती है जो कहाँ होती है, फेरिंक्स को घेरे हुए पाई जाती है, और 6 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, यानी तंत्रिका वलय पाया जाता है जो ग्रसिका के चारों ओर है, और 6 तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं। संवेदी अंग, इसमें कोई विशेष प्रकार का संवेदी अंग नहीं पाया जाता है। हम इसका लास्ट सिस्टम लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनिमल द्विलिंगी यानी डायोशियस होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। सामान्यतः नर जो है वो मादा से साइज़ में छोटा होता है। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। जो अंतः परजीवी होते हैं उनमें सामान्यतः इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कई लार्वा स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो मुक्त जीवी होते हैं उनमें सामान्यतः डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यू टेली, ये इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर है। क्या, यू मतलब होता है ट्रू, टेली मतलब होता है संख्या। तो इनके अंदर अंतरांग जो हैं, आंतरिक अंग हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या नियत रहती है, फिक्स रहती है। तो ये क्या है, यू टेली प्रकार का इसमें जो है पाया जाता है। क्या, अंतरांग, इनकी कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा निमेटोडा के कैरेक्टर्स। अब हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका छोटा सा है। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फैस्मिड। फैस्मिड पाया जाता है या फैस्मिड नहीं पाया जाता है, यह है इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फैस्मिड क्या होता है, फैस्मिड एक प्रकार का संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, जो कहाँ पाया जाता है, पुच्छीय भाग में पाया जाता है, यानी कॉर्डल रीजन में पाया जाने वाला संवेदी अंग होता है फैस्मिड, जो कीमो रिसेप्टर प्रकार का होता है। तो इसी के आधार पर इसको 2 क्लासेस में बांटा गया है, ए फैस्मिडा एंड फैस्मिडा। ए फैस्मिडा नाम से ही पता चल रहा है इनमें फैस्मिड नहीं होता है, यानी कॉर्डल वाले भाग में सेंसरी ऑर्गन नहीं है, और फैस्मिडा यानी इनमें फैस्मिड पाया जाता है। इसके विपरीत एम्फिड,
एम्फिड होता है अग्र वाले भाग में पाया जाने वाला संवेदी अंग। तो ए फैस्मिडा में फैस्मिड तो नहीं है, लेकिन इनमें एम्फिड यानी अग्र संवेदी अंग बड़े होते हैं, और फैस्मिड में अग्र संवेदी अंग यानी एम्फिड जो है ये छिद्र के समान होते हैं, छोटे होते हैं। ए फैस्मिड में उत्सर्जी नाल यानी एक्सक्रीटरी डक्ट या तो नहीं पाई जाती है या लेस डेवलप्ड होती है, जबकि फैस्मिड में एक्सक्रीटरी डक्ट वेल डेवलप्ड होती है। अधिकांश सदस्य ए फैस्मिडा के अधिकांश सदस्य मुक्त जीवी होते हैं, स्वच्छ या समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि फैस्मिड के अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं और मुक्तजीवी सदस्य मृदा में पाए जाते हैं। और लास्ट जो इसका डिफरेंस है, ए फैस्मिड में कॉडल एडहेसिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कॉडल वाले भाग में, फैस्मिड तो नहीं है लेकिन कॉडल वाले भाग में एडहेसिव ग्लैंड्स यानी आसंजक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जबकि फैस्मिड में कॉडल एडहेसिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। कुछ हम इसके कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए फैस्मिड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विल्सोनीमा, ट्राइक्यूरस एंड ट्राइकीनेला। ट्राइक्यूरस का कॉमन नेम है विपवॉर्म और ट्राइकीनेला का कॉमन नेम है पॉर्क वॉर्म। और फैस्मिडा में हम ले लेते हैं एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, ड्रैकनक्यूलस एंड वुचेरिया। अब हम लेते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। निमेटोडा के जितने भी सदस्य हैं उनका नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यानी ऋणात्मक जो हैं ये हैं, रोग उत्पन्न करने वाले ही सब सदस्य इसमें से हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट है कि निमेटोड से होने वाले रोग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा प्रश्न एक साथ ना आकर के छोटे छोटे कई प्रश्न इसमें से बनते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके लेते हैं। जैसे फिलेरिएसिस जो है, ये जो रोग है इसे कॉमन भाषा में कहते हैं फील पाँव, हाथी पाँव या एलिफेंटिएसिस। और इसका नाम एलिफेंटिएसिस क्यों है? क्योंकि इसमें जो पैर है रोगी का वो हाथी के पाँव जैसा मोटा हो जाता है, सूजकर मोटा हो जाता है। और फील पाँव क्यों कहते हैं? क्योंकि रोगी व्यक्ति में परजीवी माइक्रोफिलेरिया लार्वा के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फिलेरिएसिस। अब यह रोग किस कारण से होता है? यह होता है वुचेरिया ब्रैंकोफिटी के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलिफेंटिसिस किसके कारण होता है? वुचेरिया ब्रैंकोफिटी के कारण होता है। इसमें जो वुचेरिया है वो मनुष्य के लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है, जिसके कारण लसिका ग्रंथियां और लसिका वाहिकाएं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण लसिका का जमाव हो जाता है और अंग क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। वाहक क्या है इसका? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। रोगी व्यक्ति में परजीवी माइक्रोफिलेरिया लार्वा उत्पन्न करते हैं, और यह जो लार्वा है ये रक्त के परिसंचरण के साथ में परिधि वाले भाग में बहने लगते हैं। और जब कोई क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा इन्हें काटा जाता है तो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो में माइक्रोफिलेरिया लार्वा आ जाते हैं, और इस प्रकार का जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वहाँ वो पहुँचा देगा माइक्रोफिलेरिया लार्वा को। इस तरह से वेक्टर क्या है इसका? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। तो ये रोग का नाम क्या है? फिलेरिएसिस। कॉमन नेम है एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव। वुचेरिया ब्रैंकोफिटी के द्वारा होता है और वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। दूसरा रोग हम लेते हैं इसका ड्रैकनक्यूलिएसिस को कॉमन कहते हैं नारू रोग या बाला रोग। ये होता है ड्रैकनक्यूलस मैडिनेंसिस से, और इसका वेक्टर है साइक्लॉप्स क्रस्टेशिया, ठीक है, जो जल में पाया जाने वाला जीव है। ड्रैकनक्यूलस में किस प्रकार से होता है? वयस्क जो है इसका, ड्रैकनक्यूलस का जो वयस्क है वो मनुष्य के पश्च प्रयुदय यानी कि जो पैर वाला भाग है उसमें ये टखने के आसपास वाला जो भाग है, यहाँ से इसका एडल्ट ड्रैकनक्यूलस का एडल्ट जो है
ये मनुष्य के ऊतक में प्रवेश करता है। और इसकी जो मादा होती है वो अंडे देने के लिए त्वचा को भेद करके बाहर आती है। जैसे मान लो ये फुट वाला पार्ट है किसी का, ठीक है, ये फुट वाला पार्ट है किसी का, तो मादा अंडे देने के लिए जब त्वचा को भेदती है तो वहाँ ऐसे गोल गोल घाव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गोल घाव। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? गिनी कृमि भी कहते हैं इसको। तो ये घाव जो है, इस वाले घाव से मादा क्या करती है, अपना पीछे वाला हिस्सा बाहर निकाल करके यहाँ से घाव से लार्वा त्यागती है। तो जिससे क्या है, यहाँ पर बहुत ही पीड़ादायक जो है अनुभव होता है। और ऐसे गोल गोल घाव जो है, जो रोगी है उसके पैर में देखने को मिलते हैं। और लार्वा, जलन होती है पैर वाले स्किन में, तो लार्वा जो है, तो व्यक्ति क्या करेगा, पाँव को धोने के लिए पाँव पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ जाएगा, तो लार्वा जो है वो जल में त्याग दिए जाते हैं। और जब ऐसे जल में साइक्लॉप्स उपस्थित होता है, तो ये साइक्लॉप्स जो है ये लार्वा ग्रहण कर लेगा पानी के साथ में, है ना। तो अब साइक्लॉप्स क्या हो गया, संक्रमित हो गया। किसके द्वारा? ड्रैकनक्यूलस के लार्वा द्वारा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे संक्रमित साइक्लॉप्स को, कौन से साइक्लॉप्स? जिनमें ड्रैकनक्यूलस का लार्वा है, तो इनको यदि कोई जो है पी लेता है ऐसे पानी को, तो वो साइक्लॉप्स के द्वारा ड्रैकनक्यूलस के लार्वा कहाँ पहुँच जाते हैं? उस व्यक्ति में पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं? ड्रैकनक्यूलिएसिस, नारू या बाला रोग कहते हैं, जो होता है ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस से, और वेक्टर है साइक्लॉप्स क्रस्टेशिया। अब हम लेते हैं एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो है ये पैरासाइट है ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में, और ये होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा। इसमें भ्रूण युक्त अंडे, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, यदि किसी प्रकार से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ फिर इनका परिवर्धन होगा और वहाँ ये वयस्क में परिवर्तित होंगे। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि ये इंटेस्टाइन में है, तो पेट दर्द होना, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, अतिसार या दस्त लगना। और अगर यह गलती से अपेंडिक्स में पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन से निकलकर अपेंडिक्स तक पहुंच जाता है, तो इससे अपेंडिसाइटिस रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए दवाई कौन सी ली जाती है? पिरेजाइन साइट्रेट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय निमेटोडा, एनसाइक्लोस्टोमिएसिस। एनसाइक्लोस्टोमिएसिस जो है ये होती है एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल के द्वारा या नेक्टर अमेरिकेनस के द्वारा। अब डियोडिनेल से हम कह सकते हैं कि ड्यूडिनम, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन को ही संक्रमित करता है। और एनसाइक्लोस्टोमा का कॉमन नेम है हुकवर्म। इसमें हुक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये अटैच हो सकता है इंटेस्टाइन में। तो ये एंडोपैरासाइट है ह्यूमन इंटेस्टाइन का। मादा आंत्र में अनेक अंडे देती है जो मल के साथ परपोषी के शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अंडों से निकलता है लार्वा, जिसे कहते हैं फाइलेरी फॉर्म लार्वा। यह लार्वा अवस्था संक्रामक होती है और यह लार्वा जो है यह मनुष्य की चर्म को भेद कर अंदर प्रवेश कर सकता है। तो यदि, यहाँ मैंने इसको अलग इसलिए हाईलाइट किया है, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शौचालय नहीं होते, बाहर शौच करने के लिए जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में एनसाइक्लोस्टोमा है तो वो अगर मल त्यागता है तो उसके साथ में ये एग्स भी बाहर निकलेंगे और फाइलरी फॉर्म लार्वा भी आएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बच्चे, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो बच्चों की पगथली के द्वारा या हथेली के द्वारा, यहाँ दोनों साइड में स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो ये लार्वा तलुओं के द्वारा या अंगुली के बीच कोमल त्वचा को भेद कर मनुष्य को क्या कर सकते हैं? संक्रमित कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? ये एनसाइक्लोस्टोमिएसिस किसके द्वारा होता है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल के द्वारा होता है, और यह ह्यूमन इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है। अब हम लेते हैं एंटेरोबायसिस। एंटेरोबायसिस का कॉमन नेम है पिनवॉर्म, थ्रेडवॉर्म या सीट वॉर्म के द्वारा होता है। एंट्रोबायस वर्मिक्यूलरिस, वर्मिक्यूलरिस यानी वर्म के जैसा, एंट्रोबायस ये जो है वॉर्म, ये क्या करता है? छोटे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं
और इसमें मादा अंडे देने के लिए गुदा द्वार पर आती है, यानी एनस वाले भाग पर आती है। अब ये एनस वाले भाग पर आकर जब अंडे त्यागने की प्रक्रिया होती है तो इसका गमन जो है वो बहुत महसूस किया जा सकता है रोगी के द्वारा, और उसे बहुत परेशानी होती है इससे। यह भी सामान्यतः बच्चों में होने वाला जो है रोग है। शिशु अक्सर इस कृमि से का शिकार होते हैं। और इसका सिम्टम क्या है? अनिद्रा, भूख न लगना, भोजन के प्रति अरुचि, और अगर अपेंडिक्स में पहुंच जाता है तो अपेंडिक्स में सूजन। अब इसे पिन वॉर्म, सीट वॉर्म क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया, एनस वाले भाग में फीमेल आती है अंडे त्यागने के लिए, है ना। तो जो है वहाँ आकर गमन करती है तो पिन वॉर्म यानी सुई जैसी चुभती है वहाँ पर। सीट वॉर्म क्योंकि बैठने वाले स्थान पर दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए इसको हम याद रख सकते हैं पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म या सीट वॉर्म के द्वारा। अब हम लेते हैं ट्राइक्यूरिएसिस। ट्राइक्यूरिएसिस जो है ये होता है विप वॉर्म के द्वारा। विप यानी जो चाबुक होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। ये जैसे एनिमल है और ये इसका पीछे बड़ा सा चाबुक है, तो विप वॉर्म। तो ये क्या है? ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा यह भी ह्यूमन बीइंग के लार्ज इंटेस्टाइन में एज ए एंडोपैरासाइट पाए जाते हैं। चाबुक की आकृति का होता है। अब चाबुक जब शरीर के बाहर लगता है तो भी दर्द होता है और खून आता है, और अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर है तो क्या होगा? इंटेस्टाइन को अंदर से क्या कर सकता है? ये घायल कर सकता है। तो इसमें सिम्टम क्या होंगे? उदर में तीव्र दर्द, श्लेष्मा के साथ दस्त हो सकते हैं, और मल के साथ रक्त भी आ सकता है क्योंकि इंटेस्टाइन की लेयर डैमेज हो सकती है ना। और इसमें ये होता किससे है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड से। संदूषित भोजन या संदूषित जल यदि व्यक्ति ग्रहण करता है जिसमें इसके अंडे हैं, किसके? ट्राइक्यूरिस के अंडे हैं, तो उससे व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। तो इसे हमें कैसे याद रखना है? ट्राइक्यूरिएसिस विप वॉर्म के द्वारा होता है। फिर है ट्राइकियोनोसिस। ट्राइकोनोसिस जो है ये होता है ट्राइकोनीला स्पाइरलिस के द्वारा, और जिसका कॉमन नेम है पॉर्क वॉर्म। पॉर्क होता है सुअर का कच्चा मांस। तो यह कैसे होगा? यदि व्यक्ति संक्रमित सुअर के मांस को खाता है, यानी ऐसा सुअर जिनके अंदर ये ट्राइकिनेला स्पाइरलिस के सिस्ट उपस्थित हैं, तो ऐसे सुअर के मांस को यदि खाता है तो उनमें इनके सिस्ट पहुंच जाएंगे उस व्यक्ति में। और जो है जब वो उस व्यक्ति के आंत्र में पहुंचते हैं तो वहाँ सिस्ट जो है वो हट जाएगी और लार्वा उत्पन्न होंगे। और ये जो लार्वा है ये अब आंत्र भित्ति को छोड़कर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए पहुंच जाते हैं रेखित या कंकाल पेशियों में, और वहां पहुंचने के बाद में इनमें इंसिस्टेड यानी पुटीभूत हो जाते हैं। वापस से इनके बाहर क्या बन जाती है? सिस्ट बन जाती है। तो इससे क्या होगा? मस्क्यूलर पेन होगा, क्योंकि मसल्स में आ गए ना ये, तो इससे मस्क्यूलर पेन होगा और मसल्स डैमेज भी हो सकती हैं। यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है, यदि व्यक्ति कॉन्टेमिनेटेड पॉर्क यानी ऐसा सुअर का मांस जिनमें इसके सिस्ट है उसको खाता है, तो ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में चला गया। इंटेस्टाइन में इसके सिस्ट जो है इनसे एडल्ट बनेंगे, और एडल्ट जब रिप्रोडक्शन होगा लार्वा उत्पन्न होंगे। अब ये लार्वा इंटेस्टाइन से निकल करके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए, और सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए ये कहाँ चले जाएंगे? स्केलेटल मसल्स में, और इसके कारण से पेशियों में दर्द रहता है, और चेहरे और भौहों में सूजन भी आ सकती है। अब जब ज़्यादा दर्द होता है तो उससे फीवर भी हो सकता है, और इनसे मसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं। तो ये कौन सा रोग है? ट्राइकियोनोसिस। ठीक है। अब हम लेते हैं लॉयसिस। लॉयसिस होता है लोआ से। लोआ को हम कहते हैं अफ्रीका में इसे अफ्रीकन आई वॉर्म के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य और बबून बंदर में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। वयस्क कृमि त्वचा के नीचे या नेत्र की कंजक्टिवा में रेंग कर पहुंचता है। तो ये मुख्य रूप से किसको डैमेज करता है? नेत्र वाले भाग को। ठीक है।
तथा यह रक्त में अनेक माइक्रोफिलेरिया लार्वा उत्पन्न करते हैं जो दिन में परिसंचरण तंत्र में घूमते हैं। अब दिन में जब ये परिसंचरण तंत्र में घूमते हैं इसके लार्वा, और ऐसे टाइम पर यदि क्रायोप्स स्पीशीज़ है वो इनका खून चूस ले, तो क्रायोप्स स्पीशीज़ में इनके क्या चले गए, लार्वा चले जाते हैं, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। और अब इस तरह की मैंगो फ्लाई या क्रायोप्स जब दूसरे व्यक्ति को डंक मारती है तो ये उनमें पहुंच सकते हैं। तो इसका वेक्टर क्या है, क्रायोप्स स्पीशीज़। ये क्रायोप्स स्पीशीज़ आमतौर पर अफ्रीका में जो है ज़्यादा संख्या में होती हैं, इसीलिए इसको क्या दे देते हैं हम नाम, अफ्रीकन आई वॉर्म, लोआ। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 डिजीज़ हम इसकी याद कर लें, जो अगर बड़ा प्रश्न आता है तो भी हम इसमें से लिख सकते हैं, और अगर छोटे छोटे प्रश्न इसके बनते हैं तो बहुत सारे बनते हैं। अब यहाँ एक तरह से समराइज़ किया है मैंने, FDA ट्राई ई लो, है ना। अब इसको हम अगर ये शब्द फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट या ये याद कर लेंगे तो ये चीज़ें हमें आगे की भी याद रहेंगी। FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपन, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट वैसे अपन कोई अच्छी चीज़ होती है उसी का फिक्स डिपॉजिट करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे हम वापस काम में ले सकें। लेकिन यहाँ क्या है, FD यानी कि हमने तो अच्छी चीज़ फिक्स डिपॉजिट करी है, लेकिन AA यानी मान लो कोई उस फिक्स डिपॉजिट में से निकालना चाह रहा है तो हम कहेंगे AA ट्राई कर लो यानी कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, तुम उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। यानी हमने जो FD करा रखी है तुम उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। फिर हम खुद ही कहते हैं लो ये लो चाबी ले लो या ये ले लो, इसी से तुम उसमें एंटर कर पाओगे। तो अब ये क्या हो गया, FD कोई उसको कोशिश कर रहा है खोलने की तो हम उसको रोकते हैं कि ए क्या कर रहे हो ना, ए फिर कहते हैं ले कर ले, ट्राई करके देख ले, तू भी ट्राई करके देख ले, एंटर नहीं कर पाएगा। जब तक क्या है हम उसको क्या नहीं देंगे, लो चाबी ले लो, तब तक वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। अब हमें ये फर्स्ट जो लेटर्स और ये चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो हमें काफ़ी सारे ये नाम याद रहेंगे। F से फिलेरियसिस, D से ड्रैकनक्यूलिएसिस, A से एस्केरिएसिस, A से एनसाइक्लोस्टोमिएसिस, ट्राई से ट्राइकियोनोसिस, ट्राई से ट्राइक्यूरिएसिस, E से एंटेरोबायसिस एंड लो से लोआ। ठीक है, फिलेरियसिस होता है वुचेरिया बैंक्रोफिटी से, वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ड्रैकनक्यूलिएसिस को कॉमन कहते हैं नारू या बाला रोग, वेक्टर है साइक्लॉप्स क्रस्टेशिया। एस्केरिएसिस होता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से। और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, तो इसमें हुक होते हैं, हम याद रख सकते हैं ये हुक हमारे पगथली या हाथों की थली से अंदर आ सकते हैं और स्किन के द्वारा पेनिट्रेट करते हैं। तो मिट्टी में यदि बच्चा खेल रहा है और मिट्टी में इसके लार्वा है तो मिट्टी के द्वारा ये लार्वा उनमें एंटर कर सकते हैं। फिर ट्राइकियोनोसिस पोर्क वर्म, यानी पोर्क से याद रहेगा हमें क्या, ट्राइकियोनोसिस। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्राइकियो यानी कभी सुअर का मांस खाया है, नो कभी नहीं खाया, है ना, तो पोर्क वर्म। फिर ट्राइक्यूरिएसिस, क्यूरियस होते हैं ना, क्यूरियस मतलब क्या है, उत्सुक होना। तो यहाँ क्यूरियस को हम कर सकते हैं विप वर्म, कि चाबुक से मारने की क्यूरियसिटी है, तो एक गलत ही विचार पर फिर भी हम कर लेते हैं। ट्राइक्यूरिएसिस यानी क्यूरियस है कि कोई चाबुक हो हमारे पास में और पुराने स्टाइल में उसको मार रहे हो, विप वर्म, ट्राइक्यूरिएसिस। फिर एंटरबायसिस यानी एंटर नहीं हो पाओगे, तो ये एंटरबायसिस यानी एनस से संबंधित है, वहाँ पिन वॉर्म, सीट वॉर्म, थ्रेड वॉर्म। आप इसको ऐसे भी मजाक में याद रख सकते हो, कई बार अपन कहते हैं ना कि खड़ी हुई पिन के ऊपर बैठ सकता है क्या कोई, है ना, तो नहीं बैठ सकते, ठीक है, तो पिन चुभेगी, दर्द होगा, तो एनस पर जो है ये वॉर्म एनस पर आकर के जो है लार्वा त्यागने की कोशिश करती है फीमेल इसकी, तो वहाँ पर बहुत ही बेचैनी का अनुभव होता है। और लोआ अफ्रीकन आई वॉर्म, और इसका वेक्टर है क्रायोप्स स्पीशीज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसको याद भी रख सकोगे। थैंक यू।